यस मैम। यस मैम। सब लोग यस। कहीं कोई दिक्कत? मेमोरेंडम सारा डिस्कशन हो गया था? लास्ट क्लास यस में क्या मैम। हो रहा था डिस्कशन? क्लाउड्स। सारा क्लाउजेस अल्टरेशन सारा ओवर हो गया था? यस यस मैम। मैम। आर्टिकल शुरू करना था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। गुड इवनिंग मैम। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुरू करना था ना? यस मैम। यस मैम। ओके, एओए के बारे में इंट्रोडक्टिव पॉइंट क्या क्या बताया गया था? If we have to define AOA, then how we are going to define it? मैम एओए में रूल्स और रेगुलेशन डिफाइन होते हैं और इसे बाय लॉज ऑफ द कंपनी कहते हैं। और एओए में मैम रिलेशनशिप जो होता है वो कंपनी अपने Good. इनसाइडर्स के साथ इसमें बिल्कुल, हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर चुके थे एमओए और एयूए का। वहां पे आउटसाइडर के साथ रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे आपका इनसाइडर के साथ होता है। ठीक है, ये यस सब मैम। था आपका एओए का। अब कंटेंट की बात करें कि क्या क्या एओए में होता है, वहां पे तो देख लिया कि 5 होता है इसमें ऑल टुगेदर मेमोरेंडम में। यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट है इसका, क्या क्या प्रोविजन है एओए में। पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कितने टाइप का आपका शेयर है, नंबर्स, डिनोमिनेशन और शेयर। डिनोमिनेशन मतलब 100 का एक होगा या 100 का दो होगा, इस टाइप का डिनोमिनेशन। ठीक है, एंड द राइट अटैच टू देम, उसके साथ क्या क्या राइट अटैच्ड है। ठीक है, तो शेयर की बात हो रही है। इसके अलावा अलॉटमेंट का क्या प्रोसीजर होगा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर कहने का क्या मतलब, एक होता है एप्लीकेशन, एक होता है अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। ठीक है, तो अलॉटमेंट का भी प्रोसीजर बना मतलब बताना होता है। जो भी आप शेयर इशू करते हैं, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल कल बताया गया था ना? यस मैम। एक होता है ऑथराइज। ठीक है, उसके बाद इशू शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, हम्म पेड अप और शेयर कैपिटल। ठीक है, और कुछ? अब कॉल्ड अप माइनस पेड अप का ये होता है आपका अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, जितना यस बुलाया मैम। गया इसके अलावा अनकॉल्ड होता है, फिर इसके अलावा रिजर्व्ड होता है। वो सब आपका एओए में मेंशन होना चाहिए। और कॉल जो आप करेंगे, कितने पहले कितना एप्लीकेशन मनी कॉल करेंगे, फिर कितना अलॉटमेंट होगा, कितना फर्स्ट कॉल में आप पैसा उठाएंगे, कितना सेकंड कॉल में आप पैसा उठाएंगे, वो सारा कुछ यहाँ पे प्रोसीजर क्या होना चाहिए वो यहाँ पे देंगे। फिर ट्रांसफर का क्या प्रोसीजर होगा शेयर का। फोर फीचर कहने का मतलब यहाँ पे कि जब्त करना, अगर आप शेयर को वापस लेना चाहते हैं, जब्त करना चाहते हैं या सरेंडर करना चाहते हैं इन केस, तो क्या प्रोसीजर होगा। फिर शेयर का कन्वर्जन स्टॉक में कैसे आप करेंगे। ठीक है, फिर शेयर सर्टिफिकेट इशू करवाने का क्या प्रोसीजर होगा, राइट। फिर अल्टरेशन और रिडक्शन अगर करवाना है शेयर कैपिटल का, क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, फिर बोरिंग पावर ऑफ द कंपनी क्या क्या है, अगर वो बोरो करना चाहती है तो क्या पावर होगा। तो ये सब क्या इंसाइडर का ही प्रोसीजर है ना। सबसे पहले हम लोग ये सारे प्रोसीजर हम लोग अपने इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेसिफाई करेंगे, तब पब्लिश करेंगे। ठीक है, फिर अपॉइंटमेंट का क्या रूल्स है। तो बस आप गो थ्रू हो जाइए क्या क्या एओए में रहता है। ठीक है, एक तो शेयर के रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन है, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स की बात हो रही है। फिर कन्वेइंग एंड कंडक्टिंग मीटिंग। ठीक है, एनुअल मीटिंग करना है, जैसा भी मीटिंग करना है वो सारा हम स्पेसिफाई करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड वगैरह कैसे पे करेंगे उसका प्रोसीजर। इस क्लास के बच्चे कैमरा ऑफ करके कब से बैठने लगे? आज कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, मैं थोड़ा नेटवर्क वीक है मैम, आज इसलिए ऑफ किया हूँ। मैं तो सब ऑन कैमरा ऑन करके बैठेंगे। आगे देखिए,
इसके अलावा प्रोसीजर रिक्वायरिंग कोरम, ठीक है, वोटिंग, पोल, प्रॉक्सी, ये सब चीज का प्रोसीजर होता है। कोरम मतलब कब आप मीटिंग बुलाना चाहते हैं, ठीक है, वोटिंग का क्या प्रोसीजर होगा, राइट, ये सारा चीज आप यहाँ पे प्रोसीजर स्पेसिफाई करेंगे। डिविडेंड का डिक्लेरेशन और पेमेंट कैसे करना चाहते हैं आप, फिर बुक ऑफ अकाउंट और उसका ऑडिट, उसका प्रोसीजर, ठीक है, सील ऑफ द कंपनी, फिर प्रोसीजर रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इतना डिटेल आप एक दो बार कम से कम ये लिस्ट देखिएगा, याद रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल की। अगर अल्टर करना पड़ेगा आर्टिकल को तो कौन कौन से केस में या कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन ही हम एओए को अल्टर कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, महिमा? स्पेशल रिजोल्यूशन का क्या मतलब है? जब हम लोग अल्टरेशन ऑफ एमओए पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, यूनानिमस रिजोल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैम पिछले क्लास में मैम मैं एब्सेंट थी, बट स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन पास करवाना कंपनी में किसी चीज के लिए अल्ट्रेशन करने के लिए, चाहे ऑथराइज कैपिटल हो या किसी भी बियॉन्ड द रेगुलेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना होता है। मनीषा बताइए। मैम क्या होगा स्पेशल रिजोल्यूशन? MAI बताइए। मैम स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75% मेंबर जो इससे अप्रूवल होना चाहिए, मतलब 2/3। बिल्कुल सही, उसको हम लोग स्पेशल रिजोल्यूशन कहेंगे। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में 50% का कंसेंट होना चाहिए। यूनानिमस? 51%। 50% ऑफ यूनानिमस मतलब कि प्योर 100% होना चाहिए, तभी वो करेक्ट, पास होगा। ठीक है, ये तीन टर्म पता होना चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं, अल्टरेशन कब हम लोग कर सकते हैं। द कंपनी में चेंजेस इट्स एओए बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। और कौन कौन से कंडीशन में चेंज कर सकते हैं? द अल्टरेशन मस्ट नॉट बी कॉन्ट्ररी टू द मेमोरेंडम एंड द कंपनीज एक्ट, ठीक है। एक तो जो भी आप अल्टरेशन करेंगे तो एमओए के बियॉन्ड तो आप जा नहीं सकते, ठीक है। तो अगर आप अल्टरेशन कर भी रहे हैं तो इंश्योर करिए कि एमओए के कुछ भी कॉन्ट्ररी आपका कोई भी प्रोविजन ना हो, या कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपका प्रोविजन हो, ठीक है। ये दोनों के कॉन्ट्ररी हम कभी नहीं जा सकते अगर हम अल्टर करेंगे भी तो, ठीक है। इट मस्ट बी बोनाफाइड, बोनाफाइड मतलब ट्रू होना चाहिए आपका, ठीक है। एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एज अ होल, कंपनी के इंटरेस्ट में होना चाहिए, तो आप अगेन चेंज कर सकते हैं। इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर, ठीक है। आउटसाइडर के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं होना चाहिए। खराब ब्रीच मतलब क्या हुआ? धोखाधड़ी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या तोड़ना। यस मैम। नेक्स्ट इज अल्टरेशन मस्ट नॉट purpose to sanction anything illegal or anything public against public policy, ठीक है। ये तो illegal वगैरह नहीं होना चाहिए, public policy के against कुछ नहीं होना चाहिए। It must not have the effect of increasing the liability of the member। अगर आप member के liability को increase कर रहे हैं तो उन लोगों को इससे कोई problem नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस पे effect नहीं पड़ना चाहिए। Next, it should not amount to a fraud by the majority on a माइनॉरिटी, ठीक है। ये जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाला वोटिंग राइट वाली बात होती है ना, तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं होना चाहिए। मेजोरिटी कभी भी कोई फ्रॉड ना करे माइनॉरिटी पे, ठीक है। और इफ द अल्टरेशन इन्वॉल्व्स converting a public company into private company, the approval of central government must be obtained। यानी पब्लिक कंपनी अगर कन्वर्ट हो रही है प्राइवेट कंपनी में तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। और ये सारा जो चेंजेस आप लाएंगे वो आपको कम्युनिकेट करना होगा आरओसी के पास, ठीक है। अब इसके अलावा हमने डिस्कशन किया था कि अगर हम लोग को एक ही क्वेश्चन में दोनों का कॉन्सेप्ट जानना है तो जनरली ये आपका डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एमओए एंड एओए, ठीक है। तो एमओए की बात करें तो यहाँ पर्पस पहले बताया जा रहा है, तो ये सब आप लोग का इतना बार रटवाया गया कि ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा। पर्पस क्या है? ऑब्जेक्ट एंड पावर। यहाँ क्या है? रूल एंड रेगुलेशन, इसके लिए फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। स्टेटस और पोजीशन की बात करें तो ये मेन डॉक्यूमेंट है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी है। ये क्या है? सब्सिडियरी है मेमोरेंडम का। लीगल इफेक्ट की बात करें तो एक्ट डन बियॉन्ड इट आर वॉइड, और यहाँ पे एक्ट डन बियॉन्ड इट कैन बी अडॉप्टेड,
ठीक है, एमओए के बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन आप एओए के बाहर जा रहे हैं और एमओए के अंदर है तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अब ड्राफ्टिंग की बात करें तो हाँ मैम दैट मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वैलिड होगा। हाँ, बस एमओए के अंदर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें ड्राफ्टिंग की, तो कंपलसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपनी। ठीक है, एमओए बताया गया कि आपको इवन ओपीसी जो 1% कंपनी उसके लिए भी जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल की बात करें, नॉट कंपलसरी फॉर अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर अगर कंपनी है तो उसके लिए जरूरी नहीं है। और इसके अलावा हम क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, एओए अगर हम नहीं बनाना चाहते हैं, अगर पब्लिक कंपनी एओए नहीं बनाना चाहती है तो क्या टेबल ए शेड्यूल फर्स्ट के अंदर ये डिफाइन होता है। सही। अब रिलेशनशिप कंपनी और आउटसाइडर, यहाँ कंपनी विद मेंबर। अल्टरेशन की बात करें तो यहाँ डिफिकल्ट होता है, गवर्नमेंट अप्रूवल जरूरी होती है। यहाँ पे इजी होता है, गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता, बस स्पेशल रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट। ठीक है, अब ये फिलिंग अल्टरेशन, यहाँ प्रोस्पेक्टस की बात हो रही है, यहाँ यही तक था आपका कंपनीज। लेकिन इसके अलावा और टाइप्स ऑफ कंपनी वगैरह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सभी अभी बता देती हूँ मैं आपको। मैम एमओए के बारे में क्या बता रहे थे? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था मैम। बाकी बच्चे हैं, ये लोग ध्यान दे रहे थे, बताएंगे। बताइए तन्वी। तन्वी, हेलो मैम, आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ हाँ आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? नो मैम, नेटवर्क थोड़ा थोड़ा आ रहा है कट कट के। तन्वी आपको भी नहीं आ रही है क्या आवाज? मेरी आवाज में प्रॉब्लम हो रहा है? नो मैम। नो No, मैम। देन तन्वी नॉट रिस्पॉन्डिंग। एनीवेज सचिन आप बता दीजिए इसको। हम ध्यान से नहीं सुन पाए क्योंकि ग्लिच कर रहा था कभी कभी। कौन बता पाएगा एमओ? मैम एक बार थोड़ी बताया गया एमओ के बारे में, जो एक बार ब्रीच कर रहा था प्रॉब्लम हो गया। इसके अलावा, खुशी के अलावा और कौन? सुयस? यस मैम। मैम डिफरेंस बताना है मैम। हाँ, संस्कार क्या पूछ रहा है? डिफरेंस ही पूछ रहा है ना, हालांकि वो यस स्पेसिफाई मैम, किया है डिफरेंस। MO। अच्छा, डिफरेंस, डिफरेंस बताइए। मैम जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी और चार्टर ऑफ द कंपनी होता है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम लोग के बाई लॉज होते हैं ऑफ द कंपनी। हम्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम लोग का मेन डॉक्यूमेंट होता है, हम्म और ए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सब्सिडियरी होता है। हम्म ठीक है, और मैम इसका रिलेशनशिप? हाँ मैम, एमओए का रिलेशन मैम कंपनी के आउटसाइड, कंपनी और उसके आउटसाइडर से होता है, और एओ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के मेंबर्स के साथ होता है। ठीक है, मैम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना थोड़ा मुश्किल होता है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना इजी है। तो सही तो बता रहे थे, तो आखिर घबरा किस चीज के लिए रहे हैं आप? मैम वो आदत हो गई। क्या है? आदत है घबराने का? ये तो एक्सट्रीम हो गया भाई। देखिए यहाँ प्रोस्पेक्ट समझ आ गया ना संस्कार? यस मैम, कुछ 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 पूरा मैं समझ था गया। मैम। मेरा मतलब मेरा नेटवर्क वीक है ना, तो थोड़ा ठीक है, मैं दिक्कत रिकॉर्डिंग आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। आगे चलते, ओके। देखिए प्रोस्पेक्टस यहाँ पे बहुत छोटा सा दिया हुआ है। तो इतना तो हम लोग को पता है कि प्रोस्पेक्टस आपका पब्लिक कंपनी ही इशू कर Ad. सकती है। ठीक है,
और आगे आप देखिए इसमें रहता क्या क्या है प्रोस्पेक्टस में। सबसे पहला रफली लिख लीजिए, एकदम रफली पॉइंटर्स, बस ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। कंटेंट की अगर बात करें तो इसमें जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन होता है। नंबर 1 जनरल इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये जनरल इंफॉर्मेशन मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन, सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। नेम और एड्रेस होता है रजिस्टर्ड ऑफिस का। स्टॉक एक्सचेंज का नाम, ठीक है, जहां पे एप्लीकेशन वगैरह का लिस्टिंग होगा वो स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन अबाउट रिफंड ऑफ द इशू, डिक्लेरेशन अबाउट refund of the issue. Next, declaration about the issue of allotment, declaration about the issue of allotment later. Done. फिर date of closing of the issue, ठीक है, शेयर कब इश्यू हुआ, कितने डेट तक इश्यू होगा, 90% सब्सक्रिप्शन पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड होगा, ठीक है। डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द इश्यू हो गया। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑडिटर, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑडिटर। एक रेटिंग एजेंसी होती है क्रिसिल, तो वहां रेटिंग है कि नहीं, वेदर रेटिंग फ्रॉम क्रिसिल, CRISIL, वेदर रेटिंग फ्रॉम क्रिसिल, या फिर किसी भी रेटिंग एजेंसी और एनी रेटिंग एजेंसी has been obtained for the proposed debenture प्रेफरेंस शेयर्स इशू। फिर अंडर राइटर का भी नेम और एड्रेस। डन। नेक्स्ट आपको आपका इंफॉर्मेशन जो प्रोस्पेक्टस में रहता है, जैसे आप जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर ये सब लिखे हैं। सेकेंड नंबर लिखिए कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। थर्ड है टर्म ऑफ प्रेजेंट इशू, टर्म्स ऑफ प्रेजेंट इशू। टर्म ऑफ प्रेजेंट इशू कहने का मतलब टर्म ऑफ पेमेंट यहाँ आपको बताना है, कैसे अप्लाई करना होगा वो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर्स ऑफ द इशू, पर्टिकुलर्स ऑफ द इशू कहने का मतलब उसका ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, मीन्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या है। डन। यस मैम। तो ये सारा कंटेंट रहता है प्रोस्पेक्टस में। इसके अलावा आप लोगों को मीटिंग्स एंड ऑल जानना है, लेकिन उससे पहले आप लोग टाइप्स ऑफ कंपनी और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील एक टर्म है, रुकिए मैं दिखा रही हूँ। एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ, ये तो केस लॉ सब है, ये सब तो अभी आपको पढ़ना नहीं है। देखिए एक टर्म होता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। अब देखिए ये हम लोग तो देखे ना कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, मतलब कंपनी और उसका मेंबर दोनों अलग अलग है, ठीक है। और प्लस ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील क्या करता है कि कई बार क्या है कि कंपनी के नाम से बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये कॉर्पोरेट व्हील मतलब क्या हुआ, पर्दा, ठीक है। तो कंपनी और मेंबर के बीच में जो एक पर्दा है कि कंपनी के बिहाफ में आखिर मेंबर ही काम कर रहा है ना, ठीक है। तो कंपनी की आड़ में कई मेंबर क्या करते हैं, बहुत घपला करते हैं, बहुत सारा आप ऑलरेडी न्यूज में देखे होंगे कि कैसे बहुतों को पकड़ा गया, ठीक है, इस घोटाले की वजह से। तो ये जो टर्म होता है कि वो फ्रॉड को पकड़ने के लिए आपकी लॉ क्या करती है, वो पर्दे को उठाती है, ठीक है। तो इस टर्म को कहते हैं हम लोग लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, और जो दोषी होता है, जो गिल्टी होता है, उसको पकड़ा जाता है, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पे रिटन है। At the time, it may happen that the corporate personality of the company is used to commit fraud and improper or illegal act. Since an artificial person is not capable of doing anything illegal or fraudulent, the facade of corporate personality might have to be removed. मतलब facade मतलब क्या, मुखौटा जो corporate personality का वो हटाया जाता है,
टू आइडेंटिफाई द पर्सन हु आर रियली गिल्टी, और इसी को कहते हैं हम लोग लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, इसका सर्टेन केस स्टडी है, थोड़ा 4-5 केस स्टडी जो ज्यादा फेमस है। डेमलर कंपनी लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। ठीक है, एक ये केस है जो कंपनी का मुखौटा ओढ़ करके कुछ घपला करने का कोशिश किया गया था। एक्चुअली इस केस में मैं रफली बता देती हूँ हुआ क्या था, वैसे आपको उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ये दोनों, डेमलर कंपनी है इंग्लैंड की कंपनी और ये है ब्रिटेन की कंपनी, तो दोनों में वॉर हो गया था। ठीक है, और जितना भी शेयर होल्डर एंड ऑल है वो सब आपका ब्रिटेन के हैं। तो वही बोला गया है कि वॉर होने के बाद तो एक दूसरे की का वो एनिमी कंट्री हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन अगर वो ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर गिलफोर्ड मोटर कंपनी और हॉर्न के बीच में एक हुआ था कि गिलफोर्ड एम्प्लॉय, ठीक है, गिलफोर्ड मोटर कंपनी में हॉर्न एज ए एम्प्लॉय काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप गिलफोर्ड मोटर कंपनी के अलावा किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और इसके कस्टमर को आप कभी भी सॉलिसिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या किया, ठीक है, खुद डायरेक्टली अप्रोच नहीं किया कस्टमर को, गिलफोर्ड मोटर कंपनी के कस्टमर को, बल्कि हॉर्न अपने लिए अलग कंपनी का फॉर्मेशन हुआ और उस कंपनी को बनाया है इसीलिए ताकि वो गिलफोर्ड मोटर कंपनी के कस्टमर को अप्रोच कर सके। ठीक है, ये क्या हुआ कि वो बेसिकली वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी का वायलेशन करने के लिए वो कंपनी को खोला, तो वो खुद नहीं करके वो कंपनी का जब आड़ ले कोई भी, तो ये सारा जो केसेस है वो इसमें यही किया गया है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का यूज करके दोषी को जो ये गिल्टी है उनको पकड़ा गया। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे पता चल जाएगा, बस मैं रफ इंफॉर्मेशन में दे रही। फिर जोन्स वर्सेस लिप्टन, अगेन इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ठीक है, कि आगे चल के ये पर्टिकुलर इंसान कुछ लैंड बेचने की बात हुई थी इन दोनों में, अब इनको आगे नहीं लैंड बेचना था इसको। ठीक है, तो ये क्या किया कि अपना कंपनी खोला और कंपनी को सेल कर दिया। बाद में पता चला कि वो हमको प्रॉमिस किया था कि हम सेल करेंगे, लेकिन अभी किसी और बोल रहा है कि कंपनी को कर दिया। ठीक है, और बाद में जब कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाया गया तो पता चला कि इस कंपनी का कोई मेंबर है ही नहीं, बस ये एक शेयर होल्डर है, और जो भी है इसके वजह से ही कंपनी खोला है ताकि वो लैंड उसको बेचना ना पड़े। ठीक है, तो ये लगभग 5 केस लॉ है इसके अंदर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का, तो बस आपको रीडिंग दे देना है, एग्जाम में आने का चांसेस काफी कम है। अब टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी में ये 2013 के अकॉर्डिंग सारा इसमें ऐड किया हुआ। देखिए यही चार्ट आपको बनाना है। टाइप्स ऑफ कंपनी में ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, लाइबिलिटी, स्पेशल कंपनी और कंट्रोल, ये 4 बेसिस है। ठीक है, अगर मेंबर्स की बात करें तो आपका पहला है 1 पर्सन कंपनी, नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी, नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी। ठीक है, अगर मेंबर्स की बात करें 1 पर्सन कंपनी, तो कई बार डिस्कशन हो चुका है 1 पर्सन कंपनी किसको करते हैं, is a new category of company introduced to encourage startups and young entrepreneur wherein a single person can incorporate the entity। ठीक है, एक सिंगल पर्सन इनकॉर्पोरेट करेगा, इवन डायरेक्टर भी होगा, प्लस इसमें क्या है जो कि इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होगा। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर से ये अलग है, इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, इसलिए इसमें नॉमिनी भी देना होगा 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनी तो कई बार डिस्कशन हो गया है कि कितना मेंबर होना चाहिए, 2 or more, get the company registered in the Companies Act, or the security of such a company are not listed on a recognized stock exchange। तो पब्लिक कंपनी का रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है, इसका नहीं होता। पब्लिक और प्राइवेट के बारे में तो आप ऐसे भी बहुत लिखते हैं। एंड दे कैन नॉट इनवाइट द मेंबर ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम ट्रांसफरिंग द शेयर, मैक्सिमम नंबर 200। ठीक है, पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर 7 ऑलरेडी जानते हैं, विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज अ पब्लिक कंपनी। इसका सिक्योरिटी लिस्टेड होता है स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर ट्रांसफरेबल होता है फ्रीली। ठीक है, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का जितना हम लोग पढ़े थे, फर्दर देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन सच अ कंपनी, और द सब्सिडियरी ऑफ द पब्लिक कंपनी इज आल्सो कॉल्ड अ पब्लिक कंपनी। ठीक है, पब्लिक कंपनी का जो सब्सिडियरी होगा वो भी आपका पब्लिक कंपनी ही कहलाएगा। सब्सिडियरी कंपनी क्या है वो आगे यहाँ पे हम लोग कंट्रोल में पढ़ेंगे, सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, अब बात करते हैं लायबिलिटी की। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो अलग से फिर टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो बाद में फिर पढ़ने में फिर समझने में दिक्कत होगा। बेसिस ऑफ लायबिलिटी की बात करें तो ये तीनों लायबिलिटी भी मेरे हिसाब से आप लोग को रटा होगा। लिमिटेड बाय शेयर किसको कहते हैं मनीष?
मैम जितना कंपनी पब्लिक से मैनेज करेगा उतनी वो इसी करेगा। ऑथराइज अच्छे से डिफाइन करिए आदर्श। मैम जितने शेयर होल्डर जितने अमाउंट का वो शेयर उसके पास है उतना ही तक का लिमिटेड। तो सही। गारंटी क्या हुआ संजली? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब संजली आप सुन भी रहे हैं कि नहीं? ओके मैम, मेरे से पूछ रही हैं। हाँ मैम कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स ये कन्फाइंड होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, जो कि एक जितने भी शेयर होल्डर्स को एक इशू किया जाता है शेयर, वो एक अथोराइज्ड वे में ग्रांटेड होता है, जैसे कि आप इतना ही शेयर ले सकते हैं। क्या होता है सुयस? कल ही हम लोग इसी क्लास में डिस्कशन कर रहे थे ना, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी। मैम जितना एमओए में लिखा हुआ है मैम उतना ही उन लोगों को देना होता है। आपके एमओए में ये मेंशन्ड होता है कि जब तक कंपनी रनिंग होती है तब तक मेरा कोई रोल नहीं है, बट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप हमको इतना अमाउंट पे करना है, कुछ स्टिपुलेटेड अमाउंट होता है, वो अमाउंट आपको वाइंड अप के टाइम में आपको पे करना होता है। ठीक है, ये एमओए में मेंशन रहता है, इसको कहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, लेकिन जब तक कंपनी रनिंग रहती है उसमें यहाँ पे कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, मेंबर्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। ठीक है, जब वाइंड अप होता है तब मेंबर्स की लायबिलिटी आती है, वो भी कितनी, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रिटर्न है। समझ आया? अ कंपनी इन विच द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू अ डेफिनेट सम स्टेटेड in the memorandum of association of the company, meaning that the liability of the members is confined by the MOA to a stipulated sum, as they have guaranteed to contribute to the company's asset in the event of winding up of the company. है दिया हुआ? Next is वाइंडिंग अप में खत्म होना। डिसॉल्यूशन। कंपनी जब बंद हो रही होती है तो वाइंड अप होती है, ये कंपनी आपको कोर्ट से ऑर्डर लेना होता है कि वाइंड अप और नॉट, खत्म कर देना। यस। ठीक है, अब लास्ट है आपका अनलिमिटेड कंपनी। ये तो सभी लोग जानते हैं कि अगर लॉस होती है तो लॉस को आपको पे करना ही होगा, तो चाहे आपका वो पर्सनल एसेट तक भी सेल क्यों ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अब स्पेशल कंपनीज की बात करें, ये थर्ड बेसिस है। तो स्पेशल कंपनी मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी है, फिर फॉरेन कंपनी है, अब आ गया सेक्शन 8 कंपनी। याद है हम लोग डिस्कशन किए थे पब्लिक कंपनी में, जो इन लोग को पहले टाइप्स ऑफ कंपनी में इंक्लूड नहीं किया गया था, 2013 में इसको इंक्लूड किया गया सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी क्या, जिसका एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, या पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और पार्शली स्टेट गवर्नमेंट के पास हो। ठीक है, इसके अलावा इट ऑल्सो कवर्स अ कंपनी हुज होल्डिंग कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी। अभी ऊपर देखिए कि अगर पब्लिक कंपनी अगर किसी को होल्ड की हुई है तो उस केस में वो होल्डिंग मतलब जो सब्सिडियरी कंपनी है वो भी पब्लिक कंपनी हो जाती है। वही चीज है यहाँ पे कि अगर होल्डिंग कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो सब्सिडियरी कंपनी भी ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे की पॉइंट कि एटलीस्ट 50% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का होना चाहिए, अब चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो। डन। अब आ जाइए फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब यहाँ पे वो कंपनी तो बाहर की है, ठीक है, लेकिन वो काम कर रही है इंडिया में। ठीक है, तो एनी कंपनी रजिस्टर्ड आउटसाइड द कंट्री that has a business place in India and by way of an agent traditionally or electronically and undertakes business operation in the country in any manner। समझ आया? या तो आप किसी एजेंट से काम यहाँ करवा रहे हैं इंडिया के अंदर,
या तो फिर इलेक्ट्रॉनिकली, वो जो आप लोग अमेजोन वगैरह जो आप कर रहे हैं ना सर्फिंग, वो क्या है, फॉरेन कंपनी है, अमेजन यहाँ की नहीं है, समझ आया? चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली ही क्यों ना कर रही हो, तो वो फॉरेन कंपनी में ही आएंगे, वो इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड है आउटसाइड कंट्री यानी आउटसाइड इंडिया, लेकिन बिजनेस आपका इंडिया में ही है। समझ आ रहा है महिमा? अब आइए सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म फॉर अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। अब चैरिटेबल ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है? कॉमर्स को इनकरेज करना, साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, रिसर्च, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और रिलीजन। इन सब पर्पस को अगर हम प्रमोट कर रहे हैं तो आ जाएगा आपका सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, comes under the category of section 8 company and these company are given special license by central government. ठीक है, further they use the money earned as profit for the promotion of the object and thus dividend to the member is not paid. यहाँ पे ये जितना प्रॉफिट आप अर्न करेंगे सेक्शन 8 कंपनी में, वो वापस इसी के अपलिफ्टमेंट के लिए लग जाता है, इसीलिए कोई डिविडेंड वगैरह नहीं दिया जाता है उसके मेंबर्स को। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन 8 कंपनी। अब बात करते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी आपका 51% पेड अप शेयर कैपिटल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, और वो इंगेज है किस चीज में, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट बिजनेस में अगर वो इंडल्ज है, तो फिर वो आ जाएगी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्लियर, समझ आ गया? अगर कंपनी है फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट बिजनेस में और उसका पेड अप शेयर कैपिटल 51% से अधिक है, तो उस केस में आपका वो पब्लिक फाइनेंशियल कंपनी कहलाएगी। अब इसके अलावा ये लोग एक्ट के थ्रू भी पास होता है, जैसे आपका LIC है, LIC का एक्ट है। ठीक है, समझ आया? एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी एक्ट एज टर्म्ड एज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, LIC एक्ट। फिर ICICI लिमिटेड, आपका ये ICICI एक्ट है, ये तो नहीं पता। LIC लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड है, ठीक है, इसका शेयर अगेन लिस्टेड है। बहुत लोग कंफ्यूज होते होंगे कि ICICI यहाँ पे आपका प्राइवेट है, तो प्राइवेट तो है ही, लेकिन अपने आप को ये पब्लिक में कन्वर्ट करके तब वो लिस्ट कर सकती है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, आगे बढ़िए। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, तो कंट्रोल में होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी जो ओन करती है और कंट्रोल करती है मैनेजमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी। ठीक है, अनदर कहने का मतलब सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, जैसे गूगल का होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट करके है, एक बार नेट सर्फ करिएगा, अल्फाबेट है, उसको अल्फाबेट होल्ड की हुई है गूगल। ठीक है, तो यानी अल्फाबेट का जो मतलब गूगल का जो भी मैनेजमेंट है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन है, जो भी कंट्रोल है, वो अल्फाबेट के हाथ में। ठीक है, और गूगल यहाँ पे इस केस में जिसका शेयर है वो कहलाएगा सब्सिडियरी कंपनी, और जिसके पास है वो कहलाएगा होल्डिंग कंपनी। या फिर और सिंपल एग्जांपल ले लीजिए, रिलायंस है। ठीक है, अब रिलायंस का जियो है, ठीक है, और रिलायंस का क्या है, रिलायंस टेलीकॉम है, जियो है, रिटेल है। ठीक है, तो यहाँ होल्डिंग कौन है आपका, रिलायंस लिमिटेड। ठीक है, और सबका आपका शेयर है 51% से अधिक, तो रिलायंस इस केस में हो जाएगी होल्डिंग कंपनी, और जिस सबका शेयर है वो हो जाएगा सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, तो कंपनी हुज मोर देन 51% ऑफ इट्स टोटल शेयर कैपिटल is owned by another company, that is a holding company, either itself or together with its subsidiary, as well as holding company also governs the composition of board of director, also called subsidiary company. ठीक है, अब बात करते हैं आखिरी, दैट इज एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी और इसमें सब्सिडियरी कंपनी में देखिए, दोनों किसी के नीचे मतलब कोई और ही कंट्रोल करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है सब्सिडियरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी में, यहाँ पे मोर देन 51% होना चाहिए, और यहाँ पे कितना शेयर होना चाहिए, 20 से 50 के नीचे होना चाहिए, 20 से अधिक और 50 के नीचे। 50 से ऊपर हो जाएगा शेयर अगर, ठीक है, उस कंपनी का शेयर अगर 50 से अधिक है किसी और के हाथ में, तो सब्सिडियरी कंपनी, लेकिन अगर 20 से अधिक और 50 से कम है तो उस केस में वो हो जाएगा एसोसिएट कंपनी। ठीक है, तो ये है बेसिस ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे बस नंबर आपको याद रखना है, यहाँ पे 20
देखिए, कंपनी इन विच द अनदर कंपनी पोजेस अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ओवर द कंपनी, देन द लेटर इज टर्म्ड एज एसोसिएट कंपनी। किसी और कंपनी का इन्फ्लुएंस है दूसरी कंपनी पे, तो वो जो दूसरा कंपनी है उसको हम लोग एसोसिएट कंपनी कहते हैं। एंड द टर्म considerable influence implies controls a minimum 20% of total share capital or business decision as per an agreement। ठीक है, तो 20 यहाँ सिर्फ लिखा है, लेकिन 50 के नीचे, 20 से ऊपर और 50 से नीचे, इसीलिए मिनिमम 20% लिखा हुआ है। समझ आया? ये है आपका टाइप्स ऑफ कंपनी। अब बस कंपनीज एक्ट में आप लोगों का मीटिंग बच रहा है। मीटिंग का तो एज सच पीडीएफ में नहीं बना पाई हूँ, चाहे तो मीटिंग आप लोग लिख सकते हैं या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मीटिंग कवर कर लें। नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी आवाज कट कट के आ रही है कभी कभी। इतना आप लोग कर लीजिए, क्योंकि सारा कुछ हो गया है, बस एक मीटिंग बचा हुआ है, ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, मीटिंग और उसके बाद हम लोग कर लेंगे इंश्योरेंस, आपका सीधा शुरू कर। ठीक है, मीटिंग के बाद एक इंश्योरेंस बच रहा है, मरीन इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में सारा टर्म्स एंड ऑल पूछता है। एंड पार्टनरशिप, क्या मुझे दोबारा पढ़ाने की जरूरत है? नो मैम। पार्टनरशिप No, एक्ट ma'am. आप अपने से एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से एकदम लास्ट सेमेस्टर में हम लोग इतनी बार रिपीट कर लिए पार्टनरशिप, और प्लस शायद आप लोगों का अभी दोबारा पार्टनरशिप कुछ पढ़ाई भी हो रहा है आप लोग को। Yes, ma'am. यस मैम। Accounts में। निखिल जैन सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, खुद से सारा क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्लास में भी हम लोग लास्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी डिस्कशन किए हुए हैं, और इस सेमेस्टर में ऑलरेडी निखिल सर पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट स्किप करेंगे इंश्योरेंस पे। ठीक है, पार्टनरशिप खुद से पढ़ लीजिएगा। और क्या बच रहा है? वर्कमैन कंपनसेशन बच रहा है ना? बाकी सारा तो सोनी में पढ़ा चुकी हैं। हाँ मैम, पढ़ा रही हैं अभी। यस मैम। नहीं तो बस इतना ही बच रहा है ना, ये और बच रहा है। इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस सब में टाइम में सबसे बड़ा आपका लेंदी चैप्टर कंपनीज एक्ट ही था। ठीक है, बाकी सब इससे छोटा ही है। और सबके पास मॉड्यूल तो होगा ही। नो मैम, मॉड्यूल नहीं दिया गया। किसी के पास मॉड्यूल नहीं है? है मैम। यस मैम। तो आप कैसे बच गए? नो मैम, वो कंफ्यूज हो गई थी। मिला है मैम, मॉड्यूल मिला है। मिल गया है ना? तो इंश्योरेंस का आप लोग सामने मॉड्यूल रखिएगा, मैं फटाफट आप लोग को एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी, इस टर्म का क्या मतलब, इस टर्म का क्या मतलब है। ठीक है, तो पीडीएफ वगैरह पे टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। ये सब आप लोग के कंपनीज एक्ट जब मैं देखी थी ना, वो काफी इलॉबरेट करके दिया हुआ है, बहुत बड़ा है। ठीक है, इसीलिए ये पीडीएफ वगैरह बना दी हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है, कंसाइज है। और एक तो आपका मॉड्यूल में था ही, जो आपको मॉड्यूल ही भेज चुका। ये टाइप ऑफ कंपनी कुछ नया नया इसमें एडिशन हुआ, इसीलिए अलग से बनाना पड़ा। और सारा आपके पास है। बचा बस मीटिंग। मीटिंग हम लोग कर लेंगे, और कंपनीज एक्ट खत्म हो जाएगा, और इंश्योरेंस शुरू कर देंगे। ठीक है, मॉड्यूल बस लेके बैठिए, जहां भी रखे हुए हैं मॉड्यूल लेकर के बैठिए। ठीक है, और कुछ? नहीं तो फिर अटेंडेंस कौन लेते हैं? सीरियस ले लीजिए। मैम हो गया। और अब तक में कोई डाउट वगैरह है तो एक बार पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग एंड करते हैं क्लास को। ये स्क्रीनशॉट ले लिया ना? ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। कोई डाउट? नहीं, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम।